स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MSGK GS स्टडी में। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि प्रयास बैच में आप लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और जियोग्राफी में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो जियोग्राफी में आप लोग इंडियन जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यह सभी आने वाली जितने भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं, इसको आप समझ के रखिएगा। तो आज आप इंडियन जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे, चलिए देखिए जरा। देखिए, जो आज आपको पढ़ना है इंडियन जियोग्राफी में वह पढ़ेंगे आप लोग भारत के तट, घाट और मैदान। एकदम क्लास बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है, प्लीज आप इसको अंत तक देखिएगा, फिर हम कहेंगे। अगर समझ में ना आए तो आप क्लास को छोड़ के चले जाइएगा, समझ में आए तभी आप यहाँ रुकिएगा, अन्यथा आप क्लास को बीच में ही छोड़कर चले जाइए। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, तो इसलिए क्लास को अंत तक देखिएगा, फिर हमें कॉमेंट में बताइएगा कि क्या समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और क्लास को छोड़कर ही चले जाना। ठीक है, चलिए बस एक बार टाइम दीजिए आप लोग। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले अपने मित्रों के पास फटाफट इसको शेयर कर देना है आपको, और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी होती है उसको दबा देना है आपको, क्योंकि घंटी दबाने से क्या होगा, जो भी क्लास आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाएगा। चलिए देर ना करते हुए क्लास को करते हैं शुरू। बहुत प्यारी सी क्लास है, चलिए देखिए। चलिए देखिए, यह हमारी आज दूसरी क्लास है जियोग्राफी। प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत के कितने राज्य तटीय सीमा से लगते हैं, यानी जो भारत के राज्य हैं वो तटीय सीमा से हैं, कितने राज्य लगते हैं? 7, 8, 9, 10 बताना है आपको। तो देखिए, जो भारत के तटीय राज्य हैं वह 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं आपको बताएंगे हम आगे, लेकिन इसको जानने से पहले आपको हम एक थ्योरी के रूप में बताने जा रहे हैं। आप प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और फिर जितने भी आगे प्रश्न आएंगे आप बड़े आराम से उसके जवाब दे सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि बड़े आराम से आप उन प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। तो प्लीज इसको 2 मिनट आप देखिएगा, थ्योरी को समझिएगा पहले, फिर हमें बताइएगा। कि देखिए, एक बार देखना है आपको। जो पहला पॉइंट है, भारत 3 और समुद्र से घिरा है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, और पश्चिम में अरब सागर से, और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जैसा मैप में देख सकते हैं, यह है अरब सागर, यह है हिंद महासागर, और यह है बंगाल की खाड़ी। अच्छा, देखिए सेकंड पॉइंट, भारत के मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वह कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अच्छा, अगर द्वीपों सहित, यानी अगर इसमें द्वीप भी ऐड कर दें हम तो कितनी हो जाएगी? तो इसकी कुल रेखा है जो तटीय रेखा वो हो जाएगी 7516 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप लोग? अगर भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा पूछे तो 6100 किलोमीटर होती है। अगर वहीं द्वीपों को इसमें ऐड कर दें तो कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर हो जाएगी। आई होप आप लोग दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। अच्छा, आते हैं थर्ड पॉइंट पे। भारत के कुल 9 राज्य जो हैं बस समुद्र तट से लगते हैं। आइए मैप पर एक नजर डालिएगा, कौन कौन से आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये भारत के 9 राज्य हैं जो जिनकी समुद्री तटरेखा है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, जिसमें सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। कितनी है? 1214 किलोमीटर है। अच्छा, और सबसे कम है गोवा की, जो कि 101 किलोमीटर है। इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, देखिए फोर्थ पॉइंट, सबसे ज़्यादा जो लंबा तटरेखा है वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी सबसे जो लंबा केंद्र शासित प्रदेश है वो किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, वो आपको बताना है। तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी 1962 किलोमीटर की तटरेखा है। अब आप हमें बताइए, इससे आपके बहुत से प्रश्न वो है कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, हाँ, अब प्रश्न की तरफ आएंगे, लेकिन और थोड़ी आपको हम थ्योरी क्लियर कर दें ताकि आपको आंसर करने में कोई समस्या ना हो। देखिए, और आप देख रहे हैं इस मैप को, देखिए जरा अच्छे से। ये यहाँ पर ये पूरब वाला भाग है, इसको ये आप देख सकते हैं बड़े आराम से। देखिए, पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट कहते हैं, और पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिम घाट कहते हैं। अब आप देखिए, यह जो पश्चिम की एरिया है, इस पर जो स्थित तट हैं उनको क्या कहेंगे? जो पश्चिम में स्थित हैं उनको कहेंगे पश्चिमी घाट, और जो पूरब में स्थित हैं उनको क्या कहेंगे? पूर्वी घाट कहेंगे। आप बड़े आराम से मैप के जरिए से समझ सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो क्लास छोड़ के चले जाइएगा, अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को अंत तक देखना है, ये इतना समझ लीजिए आप लोग। हाँ, और सेकंड पॉइंट पे आते हैं। पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वत कहते हैं, यानी जो पश्चिम घाट वाला पर्वत है इसको क्या कहेंगे? सह्याद्री पर्वत कहेंगे। ठीक है, और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, यानी यह जो पूरब वाला पर्वत है इसको क्या कहेंगे? इसका क्या नाम है? इसका महेंद्रगिरी नाम है, यानी इसको महेंद्रगिरी नाम से
जाना जाता है। अब आप हमें बताइए, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर जब हम आपसे प्रश्न करेंगे तो आपको इसमें से देखकर या इसमें से याद कर कर बताना है आपको। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझाने का, तो आप लोग समझने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। क्लास को छोड़ना नहीं है, समझ में आए तो नहीं छोड़ना है, अगर नहीं आए तो छोड़ देना है। चलिए देखिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 8,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर या फिर 7,600 किलोमीटर, यह आपको बताना है। और अभी आप बड़े आराम से बता सकते हैं। चलिए फटाफट कमेंट करके हमें बताइए। जस्ट अभी आपको थ्योरी हमने पढ़ाई है, आराम से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बताइए आप लोग। तो देखिए जो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है वह कितनी है? 7,500 किलोमीटर है। कितनी है? 7,500 किलोमीटर। और अगर द्वीपों को हटा दिया जाए तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। अभी आपको जस्ट हमने पीछे बताया था, तो इसमें कोई आपको दिक्कत हो रही है? बताइए, आप ही बताइए आप लोग हमें। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ना? हाँ, इसीलिए कहते हैं बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, थ्योरी क्लियर कीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप बड़े आराम से जो प्रश्न के आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए देखिए अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। भारत के किस राज्य की तटरेखा की जो है लंबाई सबसे अधिक है? ठीक है, यानी भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? इसको भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गुजरात की। तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं आपको होने वाली इसमें। चलिए देखिए, भारत का जो गुजरात है उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। कितनी है? आप लोग हमें कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जस्ट आपने अभी थ्योरी पढ़ रखी है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से किस तट से भारत की औसत समुद्री तल मापा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। यानी भारत का कौन सा तट है जिससे समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई मापी जाती है? यानी समुद्र तल कौन सा है जिससे जो भारत की औसतन समुद्री तल मापा जाता है? आइए बताइए हमें। चलिए, चेन्नई से, मुंबई से, कोचीन से या फिर विशाखापत्तनम से, यह बताना है आपको। चलिए, इसमें थोड़ा आपको बताने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम है ना, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो देखिए, जो चेन्नई है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चेन्नई से समुद्री तल मापा जाता है। आइए, आपको अभी समझ में नहीं आएगा कैसे मापा जाता है, क्या है मामला। चलिए आपको एक मैप के जरिए से समझाने का प्रयास करते हैं, और आप अगर मैप को देख लिया, समझ लिया, आप कह नहीं सकते कि सर हमें समझ में नहीं आया। चलिए देखिए, एक नज़र डालिए आप लोग स्क्रीन पर। तो देखिए, यह है हमारी पृथ्वी, ठीक है, यह है हमारी प्यारी सी पृथ्वी। और आप जो नीला भाग देख रहे हैं यह सब वाटर है, ठीक है, यानी पानी है, समुद्र है। और ये वाइट वाला है या महाद्वीप हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, एशिया में ये छोटा सा आपको भारत नज़र आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों, भारत नज़र आ रहा होगा। अब आप देखना है आपको कि यहाँ पर है चेन्नई, ठीक है, यहाँ पर है चेन्नई। तो यहाँ से आपको ये देखिए, और ये होता है समुद्री तल। तो यहाँ से इसकी जो लंबाई है या ऊंचाई वगैरह है, आप इसको बड़े आराम से नाप सकते हैं। इसमें देखिए, भारत में जो चेन्नई तट पर स्थित समुद्री तल है, यानी जिसको सी लेवल बोलते हैं, और इसी को बेस माना गया है, ठीक है। इसकी दोस्तों यहाँ से जो है वो आराम से हाइट माप सकते हैं। यानी तो आप कह सकते हैं कि भारत में जो तट है वह चेन्नई, इससे आप समुद्री तल से हाइट वगैरह आप बड़े आराम से माप सकते हैं, ठीक है। भारत में इसी को बेस माना गया है। अगर आपको किसी भी स्थान की हाइट मापनी है तो आपको समुद्र स्थल से ही आप नापेंगे उसको, यह आप एकदम अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि समुद्र लेवल जो होता है, यानी जो सी लेवल होता है, इसी को माप के लिए बेस माना गया है। इतनी बात आप कंफर्म अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब आप हमें बताइए कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। अरे बड़े आराम से आ गया होगा, नर्सरी वाले बच्चे समझ जाएंगे। हाँ, तो आप क्यों नहीं समझ पाएंगे? कहेंगे ये गोल गोल क्या है, यहाँ की पृथ्वी है, बता दिए तो वो समझ में आ जाएगा उनको सब। तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा, आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बेहतरीन है और आंसर आपको उससे भी जबरदस्त देना है। कोंकण को, मालाबार को, कोरोमंडल को या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए हमें, फटाफट कमेंट करिए। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर मारता है, वो भी बिल्कुल फेंक के आंसर मारिएगा आप लोग। हाँ, एकदम सन्नाटा में जी रहे हो क्या भाई? हाँ, चलिए फटाफट कमेंट वगैरह करिए आप लोग। हैं, और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? आप ही कर रहेंगे, तो कर दीजिए ना। चलिए कर दिया ना, ठीक है। देखिए, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है उसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं मैप के जरिए से, फिर समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए आप लोग, यह है भारतीय मैप, यह है अरब सागर, यह है हिंद महासागर, और यह है बंगाल की खाड़ी। तो क्या पूछ रहा था? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तो अभी आपको हमने बताया है कोरोमंडल कहा जाता है। देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर
यहाँ तक आप मैप के जरिए से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी भाग को क्या कहते हैं, कोरोमंडल का तट कहा जाता है। यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इस भाग को या इस तटीय मैदान को क्या कहा जाता है, इसी को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। अच्छे से समझिएगा आप लोग एकदम मेहनत करके, जैसा कि मैं आपको मेहनत करके समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग भी मेहनत करिए। चलिए देखिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? अभी आपने पढ़ा था सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की, तो वो क्या था, तो गुजरात था। और अभी आपको बताना है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? उड़ीसा की, केरल की, पश्चिम बंगाल की, गोवा की? बताइए आप लोग। अभी आपने पढ़ा होगा, पीछे थ्योरी में पढ़ रखा है ना, हाँ बिल्कुल पढ़ रखा होगा। चलिए देखिए, वह है गोवा। यानी भारत के जो सबसे तटरेखा छोटी है राज्य की, तो वह गोवा राज्य है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्न में से किसे कैप कैमोरीन के नाम से जाना जाता है? यानी किसे कैप कैमोरीन के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कन्याकुमारी को, केरल को, विशाखापत्तनम को या फिर कच्छ को? बताइए आप लोग। चलिए फटाफट कॉमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है भाई। तो देखिए जो कैप कैमोरीन है वह कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। यानी जो कन्याकुमारी में है कैप कैमोरीन, उसी को यह नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए जबरदस्त सा प्रश्न आ गया है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? यानी बताना है आपको जो प्रादेशिक जल सीमा है टेरिटोरियल वाटर, वह कितनी दूरी तक मापा जाता है? यानी समुद्र का भाग जो प्रादेशिक जल सीमा में आता है कितने किलोमीटर तक आता है, कितने मील तक आता है, आपको बताना है। 150 मील, 111 मील, 24 मील या फिर 12 मील? बताइए आप लोग। चलिए नहीं जानते ना, चलिए बताते हैं आपको। देखिए जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है तो उसको कितनी दूरी मिली है, तो उसको 12 मील मापते हैं। कितना? 12 मील। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आपको एकदम बताते हैं ये होता क्या है। तो देखिए जिस देश के पास जलीय सीमा होती है यानी तटीय रेखाएं होती हैं, उन्हीं को यह अधिकार मिलते हैं। आगे आप लोग समझेंगे अच्छे तरीके। देखिए आप मैप के जरिए से समझ सकते हैं। इस वाले भाग को, यानी जो इस वाला यह वाला पहला भाग है, इसको बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। यानी आप इसको मान के रख सकते हैं, यह है प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है दोस्तों, हाँ। और फिर आप देखेंगे दूसरा, ये दूसरा भाग देखिए, दूसरे कलर वाला भाग देखिए, इसको बोलते हैं समीपस्थ मंडल। इसको आप मान के चल सकते हैं, समीपस्थ मंडल। ठीक है, और ये तीसरी लाइन आप देखेंगे, ये तीसरी लाइन जो है इसको आप बोल सकते हैं अन्य आर्थिक अधिकार। यानी भारत को इसमें वैज्ञानिक वगैरह परीक्षण के लिए मिला है। अभी आपको बताएंगे अच्छे तरीके से, पहले आप समझ लीजिए एक बार। देखिए जो पहली लाइन है यानी प्रादेशिक समुद्री जल सीमा की, टेरिटोरियल वाटर यानी टेरिटोरियल सी, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसे क्षेत्रीय सागर को, इसे क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे क्षेत्रीय सागर के नाम से जाना जाता है। अच्छा ये दूसरी वाली लाइन पे आइए आप लोग, समीपस्थ मंडल में। इसमें क्या होता है, भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार, यानी जो समुद्री या इतनी एरिया है भारत को इतने इतने में इतना अधिकार मिला है। अच्छा यह कितने में होती है, तो यह 24 मील में होती है। कितनी होती है? समीपस्थ मंडल कितना होता है? 24 मील का होता है समुद्री भाग। ठीक है, हाँ। और आप आते हैं अन्य आर्थिक अधिकार, यानी जो तीसरी लाइन है इसको देखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें वैज्ञानिक परीक्षण, द्वीपों को निर्माण का अधिकार, यानी आप चाहे द्वीप बना सकते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कितनी दूरी होती है, तो इसकी 200 मील होती है। कितनी दोस्तों? 200 मील होती है। आई होप आप एकदम इमेज के जरिए से बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और ये जितनी दूरियां हैं ये सब समुद्री मील में मापी जाती हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे बढ़िया समझ में नहीं आएगा आपको। हाँ एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए क्लास को अंत तक देखना है, छोड़कर नहीं जाना है। हाँ चलिए देखिए। अरे भाई आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, लाइक वाइक कर दीजिएगा, हाँ शेयर वगैरह कर दीजिएगा। चलिए करिए फटाफट। हाँ इतने क्लास का आनंद लिए जा रहे हैं जियोग्राफी का, और लाइक वाइक कर नहीं रहे हैं। इतनी कंजूसी सही नहीं होती है। चलिए मारिए फटाक से लाइक का बटन दबाने में इतनी दिक्कत हो रही है, 1 सेकंड का काम है। हाँ और शेयर करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 सेकंड लग जाएंगे। हैं चलिए करिए फटाफट, फिर आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए, भारत की समीपस्थ मंडल की लंबाई कितनी है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। भारत की समीपस्थ मंडल की लंबाई कितनी है? 200 समुद्री मील, 100 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 12 समुद्री मील? अभी आपने पीछे पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न का आंसर करने में आपको। चलिए बताइए आप लोग, कमेंट करिए। तो देखिए जो समीपस्थ मंडल की लंबाई होती है बस 24 मील होती है। कितनी? 24 समुद्री मील होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत को अनन्य आर्थिक अधिकार कितने समुद्री मील की दूरी पर है? यानी भारत जो है वो अपने द्वीप वगैरह या फिर जो वैज्ञानिक परीक्षण होते हैं वह कितने समुद्री मील की दूरी तक कर सकता है? 200 समुद्री मील, 100 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 12 समुद्री मील? बताइए आप लोग। इसका भी आंसर आप आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए वो होता है 200 समुद्री मील, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है कोंकण तट,
कोरोमंडल तट, मालाबार तट या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए आप लोग। तो देखिए जो तमिलनाडु का समुद्री तट है वह क्या कहलाता है? कोरोमंडल कहलाता है। आप देख सकते हैं यह है भारत का नक्शा और यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु, तो इसी के तट को कहते हैं कोरोमंडल। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं बड़े आराम से आप। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12 की तरफ। कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? गोवा से मुंबई, गोवा से दमन तक, गोवा से केरल तक या फिर गोवा से कोच्चि तक? बताना है आपको। तो देखिए जो कोंकण का तट है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उसका विस्तार गोवा से दमन तक है। आप लोग समझ गए? बिल्कुल नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इसका विस्तार गोवा से कहाँ तक है? दमन तक है। हाँ देखिए मैप में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है गोवा और यहाँ पर है दमन, तो आप इस बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं? कोंकण का तट बोलते हैं। ठीक, आप लोग बड़े आराम से समझ गए होंगे मैप के जरिए से। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और बताइए मजा आ रहा है पढ़ने में? नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए देखिए, पश्चिम घाट है, यानी जो पूछ रहा है कि पश्चिम घाट क्या है? पठार है, पर्वत है, पठारों का जो पठारों की ढलान होती है वह है, पहाड़ियां हैं, क्या है? तो पश्चिम घाट जो है वह पठारों की ढलान है। आप देखिए जरा, यह है मैप, ठीक है, और आप इस भाग को देखेंगे या फिर इस भाग को देखेंगे तो यह सब पठारों की ढलान ही है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, चाहे पश्चिम घाट हो या पूर्वी घाट हो, यह सब पठार हैं। ठीक, आप लोग बड़े आराम से ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14 की तरफ। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख यानी ईश्वरी का, डेल्टा का, डेल्टा और ज्वार नद दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? यह आपको बताना है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, आपको बड़े आराम से बताना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बताना है इस प्रश्न का आंसर आपको। चलिए, जो पूर्वी तटीय मैदान की नदियां हैं वह किसका निर्माण करती हैं? वह डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे निर्माण करती हैं आपको समझाएंगे एक बेहतरीन इमेज के जरिए से, आपको देखने में एकदम मजा आ जाएगा। और डेल्टा और ज्वार नदमुख यानी जो ईश्वरी होती है, फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप भूलने वाले नहीं हैं। अगर आपको हमने एक बार बता दिया अच्छे तरीके से तो आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाए तो कमेंट करिएगा कि हाँ समझ में आ गया, आप नहीं भूलेंगे कभी। चलिए देखिए होता क्या है। देखिए अभी आपको रफली बता रहे हैं, ये है मैप, ठीक है, भारतीय मैप। तो यहाँ पर जो पूरब होता है, पूरब तटीय, तो इस तरफ की नदियाँ क्या बनाती हैं? जो पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ होती हैं वो क्या बनाती हैं? वो डेल्टा बनाती हैं। और जो पश्चिम तट की नदियाँ होती हैं वो क्या बनाती हैं? वह हमेशा ज्वारनदमुख ही बनाएंगी, यानी क्या बनाएंगी? एस्चुरी ही बनाएंगी। अब आइए आपको एक बेहतरीन मैप के जरिए से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए आप लोग। चलिए देखिए असल में पूरा मामला है क्या, समझे जरा अच्छे से। देखिए जो डेल्टा होता है वह कैसे बनता है? जो पूरब की नदियाँ होती हैं वो थोड़ी कम ढलान में होती हैं, ठीक है, तो उसका पानी, नदियों का पानी कैसे आता है? एकदम धीरे धीरे करके आता है, ठीक है। और जब समुद्र के किनारे ये नदियाँ आती हैं तो अपने साथ बालू, कंकड़, मिट्टी, पत्थर वगैरह कुछ चीजें ऐसी लेकर चलती हैं जो समुद्र में गिरने से पहले ही कुछ दूरी पर ये अपनी जो मिट्टी वगैरह है, तो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, उनको पहले ही छोड़ देती हैं। फिर बाद में उसका पानी नदी में, आप कह सकते हैं समुद्र में गिरता है, ठीक है। उससे पहले ये क्या करती हैं? अच्छा, उसी में जो बालू, कंकड़, पत्थर, मिट्टी वगैरह होती है उसी में पेड़ पौधे उगाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। यानी ऐसी नदियाँ जिनका पानी एकदम धीरे धीरे आराम से आता, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा आराम से चलो मजे से, कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। तो वह नदियाँ क्या बनाएंगी? नदियाँ हमेशा डेल्टा बनाएंगी। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि कहाँ है? कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर जो कि बंगाल में स्थित है, ठीक है। अब आते हैं आप एश्वरी यानी ज्वारनदमुख पे। इसका क्या मामला होता है? देखिए जो पश्चिम की नदियाँ होती हैं वह एकदम, उनका पानी जो होता है वह ढलान में नहीं गिरता है, उनका पानी एकदम ज्यादा ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है। जब पानी जो है ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो आप बताइए क्या वहाँ मिट्टी वगैरह रुक पाएगी? बिल्कुल नहीं रुक पाएगी, वहाँ तो एकदम गड्ढा सा हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए ये ज्वारनद बनाती हैं, ठीक है। यानी ऐसी नदियाँ जो पश्चिम की हैं जिसका पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, एकदम हचाक से गिरता है नीचे, ठीक है, तो वहाँ पर मिट्टी वगैरह नहीं मिल पाती है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये नदियाँ ज्वारनदमुख बनाती हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ज्वारनदमुख कैसे बनता है और डेल्टा कैसे बनता है, ठीक है। तेज पानी गिरेगा तो ज्वारनदमुख बनेगा, और धीरे धीरे पानी गिरेगा नदियों से, धीरे धीरे पानी नदियों से बहता आएगा तो उससे क्या बनता है? डेल्टा बनता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब हमें बताइए कि आप जीवन में कभी भूलेंगे डेल्टा और ज्वारनदमुख को? हाँ, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, बड़े आराम से आपको याद हो गया होगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। मन्नार की खाड़ी निम्न में से किस तट पर स्थित है? केरल पर, केरल के तट पर,
आंध्र प्रदेश के तट पर, तमिलनाडु के तट पर या फिर कर्नाटक के तट पर बताना है आपको। यानी जो मन्नार की खाड़ी है वह कहाँ पर स्थित है, किस तट पर स्थित है, यह आपको बताना है। प्रश्न आप बड़ा आराम से आप बता सकते हैं। तो देखिए जो तमिलनाडु का तट है उसी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, उसी के तट पर स्थित है। यानी जो तमिलनाडु में ही मन्नार की खाड़ी उस तट पर स्थित है। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16 की तरफ, जो कि हमारा इस क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। ठीक है, यानी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 16। चलिए देखिए क्या कहता है। भारत के किस तटीय क्षेत्र को उत्कल का मैदान भी कहा जाता है? यानी उत्कल का मैदान किस तटीय क्षेत्र को कहा जाता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गोवा को? चलिए बताइए आप लोग। तो देखिए जो भारत का जो राज्य है कौन सा, उड़ीसा, उसके तट को क्या कहते हैं, उसके तटीय क्षेत्र को क्या बोलेंगे? उत्कल का मैदान कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग बड़े आराम से समझ गए होंगे और इसमें हमने जो आपको समझाने का प्रयास किया है वो एकदम बेहतरीन किया है। आप लोग समझे या नहीं समझे ये बात हमें बताइएगा कमेंट में। समझ में आया तो एस करिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो नो करिएगा। आपके लिए हम और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप हमें बस बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। हाँ, ये भी बात तो होती है। अगर आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी होती है उसको दबा देना है। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जब भी हम कोई नई क्लास लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा और आप क्लास में आराम से जुड़ सकते हैं। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के बीच, यानी जो आपका मित्र मंडली होता है ना, हाँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। प्लीज़ आप लोग शेयर नहीं करते, ये गलत बात है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। हाँ, आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, तभी तो कहानी आगे चलेगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त से ज़बरदस्त बनाते रहिएगा। धन्यवाद।